तो देखो स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, तो वो आपके पेज नंबर 13 पे दिए गए हैं। तो टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में मेन दो तरह के होते हैं। सबसे पहला लाइफ इंश्योरेंस एंड दूसरा जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि इंश्योरेंस लाइफ के लिए लिया जाता होगा। तो उसमें भी दो पार्ट्स है। सबसे पहला होल लाइफ इंश्योरेंस एंड दूसरा एंडोमेंट इंश्योरेंस। होल लाइफ इंश्योरेंस में पूरी ज़िंदगी का इंश्योरेंस लिया जाता है, यानी आप जब तक जियोगे तब तक का। और एंडोमेंट इंश्योरेंस टाइम पीरियड के हिसाब से होता है, जैसे कि अभी मैं 20 साल की हूँ, ठीक है, या तो 21 साल की, तो उसके बाद मेरे टाइम पीरियड्स के हिसाब से मैंने लिया इंश्योरेंस। यानी अब मैं 20 साल तक का लेती हूँ, यानी मैं 40 ईयर्स तक की हो जाऊँगी तब तक का मैंने लिया। तो मैं एंडोमेंट इंश्योरेंस में क्या करूँगी, 20 ईयर्स का मैंने इंश्योरेंस लिया, तो मैं 40 ईयर्स तक की जब तक हो जाऊँगी तब तक मैंने प्रीमियम्स पे किए होंगे। अगर 40 ईयर्स की मैं हो गई, उसके बाद ये जितने भी पैसे हो गए ना, वो सारे मुझे वापस मिल जाएंगे। और अगर 40 ईयर्स के पहले भी अगर मैं मर जाती हूँ, यानी 35 ईयर्स में चलो मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं मर गई, तो 35 ईयर्स में भी मुझे वो सारे पैसे मिल जाएंगे। पर होल लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि आप जब तक जियोगे तब तक आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है, और अब जब मर जाओगे तभी आपको सारे पैसे मिलेंगे, वैसा होता है। पर एंडोमेंट इंश्योरेंस में इस तरह का होता है कि अगर मैंने 20 साल का लिया, अभी मैं 20 साल की और मैंने 20 साल का इंश्योरेंस लिया, तो मुझे 40 साल की जब मैं हो जाऊंगी तब मुझे वो सारे पैसे वापस मिल ही जाएंगे। पर अगर मैं उससे पहले मर जाती हूँ तभी भी मुझे वो सारे पैसे मिल जाएंगे। तो वो होता है। तो अब देखो जनरल इंश्योरेंस। तो जनरल इंश्योरेंस के अंदर 3 तरह के सब पार्ट्स हैं। सबसे पहला गुड्स ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस, गुड्स के लिए जो इंश्योरेंस लिया जाता है ट्रांसपोर्टेशन में, वो तो उसमें भी मराइन इंश्योरेंस, एयर इंश्योरेंस एंड रेलरोड इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस होता है जो आग लगने का जो इंश्योरेंस लिया जाता है, वो घर का भी हो सकता है, दुकान का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। फिर अदर जनरल इंश्योरेंस। अदर जनरल इंश्योरेंस के अंदर पूरी लंबी लिस्ट है कि इंश्योरेंस अगेंस्ट लॉस, हेल्थ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस अगेंस्ट थेफ्ट, ये सारे इंश्योरेंस जो अदर जनरल इंश्योरेंस, वो हमें डिटेल में देखेंगे। वो हम ये आपका टेस्ट हो जाए उसके बाद देख लेंगे। देखो, तो अब ये जो इंश्योरेंस है जो आपके बुक के अंदर डिटेल में दिया है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला लाइफ इंश्योरेंस, उसमें होल लाइफ इंश्योरेंस। तो आप समझ लो कि पूरी ज़िंदगी का इंश्योरेंस, आपको पूरी ज़िंदगी जब तक जियोगे तब तक आपको प्रीमियम पे करना बनता है, और जब आप मर जाओगे तब वो सारे पैसे आपको मिल जाएंगे। अब ये प्रीमियम कितना पे करना, वो इंश्योरेंस पॉलिसी अलग अलग रहती है कि आपको कितने पैसे वाली इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए, कि आपको 5 लाख वाली चाहिए, 15 लाख वाली चाहिए, 25 लाख वाली चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। When a person who is insured dies, यानी कोई पर्सन जिसका इंश्योरेंस लिया हुआ है और वो मर जाता है, the insurance company undertakes to pay a pre-decided sum as a compensation to the legal heir of the deceased according to the contract or an agreement. It is known as whole life insurance. यानी क्या कि जिसका जो पर्सन ने इंश्योरेंस लिया है अपनी लाइफ के लिए, अगर वो पर्सन मर जाता है तब इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी कि वो दोनों के बीच में जिस हिसाब से इंश्योरेंस पॉलिसी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो उतना पैसा उसके मर जाने के बाद वो लौटा देंगी। यानी प्री डिसाइडेड सम, यानी जो पहले कॉन्ट्रैक्ट के वक्त डिसाइड किया गया है उस हिसाब से वो पेमेंट कर देंगी। द इंश्योरर हैज़ टू पे पीरियडिक प्रीमियम विच इज़ टू बी पेड थ्रू आउट हिज लाइफ। तो इंश्योरर को क्या करना पड़ता है, अपनी पूरी ज़िंदगी के दौरान उसे पीरियडिक प्रीमियम्स पे करने पड़ते हैं। यानी वो भी डिसाइडेड होता है कि अगर आप 15 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो तो आपके कुछ परसेंटेज होता है कि आप हर महीने मतलब कि 4,000 5,000 उतना आपको पेमेंट करने का रहता है, एनुअली भी होता है। तो इस तरह से आपको पूरे मतलब कि पीरियडिक प्रीमियम्स आपको पे करने के बनते हैं पूरी ज़िंदगी के दौरान। Life is a precious and hence लाइफ इज़ प्रीशियस, यानी लाइफ क्या होती है, प्रीशियस होती है। लाइफ से ज़्यादा और कुछ प्रीशियस हो नहीं सकता, कोई गोल्ड की ज्वेलरी भी नहीं हो सकती जब लाइफ की बात आ जाती है। तो इधर लाइफ के लिए तो कोई ऐसी प्राइस डिसाइडेड होती नहीं है। अगर आप गोल्ड को बेचना चाहो तो उसकी प्राइस डिसाइड हो सकती है एक समय पे, पर इंसान की लाइफ की प्राइस कभी भी डिसाइड हो सकती नहीं है।
एंड इंश्योरी डिसाइड्स द वैल्यू ऑफ हिज लाइफ एंड हिज कैपेसिटी टू पे प्रीमियम। पर लोग क्या करते हैं, अपनी खुद की लाइफ की क्या वैल्यू है वो अपनी जो मतलब कि फाइनेंशियल कंडीशन होती है उस हिसाब से डिसाइड करते हैं कि मैं इतना प्रीमियम पे कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। अपने जो भी फैमिली के एक्सपेंसेस होते हैं वो सबको माइनस करके क्या मैं ये ज़्यादा प्रीमियम पे कर पाऊँगा, तो वो अपनी खुद की लिमिटेशंस को मेज़र करके अपनी पॉलिसीज़ लेते हैं। इन दिस केस द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी कैन नॉट बी अप्लाइड एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ एन इंश्योरी। अब देखो इधर आया कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इधर क्यों अप्लाई नहीं होता। तो इधर प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इसीलिए अप्लाई नहीं होता क्योंकि हम मेज़र नहीं कर सकते। यानी क्या हम ऐसा कहेंगे कि इंसान मर जाता है तो वो पूरा का पूरा ही मरता है, ऐसा तो ही ना होता कि आधा मर जाएगा, वैसे ये चीज़ में पॉसिबल नहीं होता। यानी देखो होल लाइफ इंश्योरेंस में क्या है कि इंसान मर गया तभी उसको दे दो, ठीक है। पर दूसरी मशीनरीज होती है, घर बार होता है, इस सब में क्या होता है कि आधा डैमेज होता है, पूरा डैमेज होता है, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। पर इधर नहीं हो सकता। होल लाइफ इंश्योरेंस में सिर्फ इंसान पूरा मर जाए उसके बाद ही मिलता है, तो इसीलिए इधर प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी अप्लाई नहीं होता। हाँ, वैसे अप्लाई होता है अगर आपका मेडिकल इंश्योरेंस लिया गया होता है तो उसमें आपके अलग अलग डिसीज़ होते हैं, उस हिसाब से वो सारी चीज़ें मेज़र की जाती है। पर ये होल लाइफ की बात चल रही है, तो इधर प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी आता नहीं है। If the death is not unnatural, the insurance company has to give the full amount as per the contract to the hire of the deceased. इधर क्या, जब भी इंसान मर जाए तो ये सारे पैसे किसको मिलते हैं, उसको खुद को तो मिलते नहीं है, ठीक है। उसके जो लीगल हायर होता है, ठीक है, यानी उसका बेटा होता है, बेटी होती है, उसको मिलते हैं। तो इधर देखो, यानी डेथ कैसी होनी चाहिए, तो नॉट अननेचुरल, यानी अननेचुरल डेथ होनी चाहिए नहीं, तभी उसको सारे कंपनी इंश्योरेंस कंपनी होती है तभी उसको फुल कंपेंसेशन देती है। तो डेथ जो हो तो वो अननेचुरल डेथ होनी चाहिए नहीं। सेकंड, एंडोमेंट इंश्योरेंस। When the insurance company promises to pay the policy amount to the insuree, इधर क्या हो रहा है, इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस कर रही है कि आपने जिस तरह की पॉलिसी ली है उस तरह के अमाउंट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कब, तो एट द एंड ऑफ द पॉलिसी पीरियड, जब भी ये पॉलिसी पीरियड ख़त्म होगा उसके एंड में, टू हिम और टू द लीगल हायर इन द इवेंट ऑफ हिज डेथ, इट इज़ नोन एज एंडोमेंट इंश्योरेंस। अगर वो टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा उसके बाद सारा पेमेंट मिल जाएगा, या तो वो टाइम पीरियड ख़त्म नहीं और उसके पहले वो इंसान की डेथ हो जाती है तो उसको लीगल हायर को वो पैसे मिल जाएंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि 40 इयर्स तक का मैंने लिया है, अब 40 इयर्स ख़त्म हो गए, अभी भी मैं ज़िंदा हूँ तो मुझे वो सारे पैसे मिल जाएंगे। पर अगर 40 इयर्स तक मैं नहीं पहुँची और 35 इयर्स पे ही मैं मर गई तो मेरे कोई लीगल हायर होगा, उसको वो पैसे मिल जाएंगे। इन रिटर्न द इंश्योरी पेज अ प्री डिसाइडेड अमाउंट एज अ प्रीमियम। उसके रिटर्न में उसने क्या किया होता है, वो दरमियान वो टाइम के दौरान उसने प्रीमियम पे किए होते हैं पीरियडिकली टिल द ड्यूरेशन ऑफ द पॉलिसी। यानी वो पूरे जितना भी टाइम डिसाइडेड होता है तब तक उसने प्रीमियम्स पीरियडिकली पे किया हुआ होता है। देखो हाँ, फिर होल लाइफ इंश्योरेंस में प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन क्यों अप्लाई नहीं होता। सब्रोगेशन में क्या कि फुल कंपेंसेशन कर लेती है इंश्योरेंस कंपनी, उसके बाद जो भी कचरा होता है वो उसका हो जाता है। पर ये डेड बॉडी तो वो उसकी वो लेता नहीं है, डेड बॉडी उसके कब्जे में नहीं आती, ठीक है। तो वैसे इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन भी होल लाइफ इंश्योरेंस में एप्लीकेबल होता नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस में ही नहीं होता, यानी एंडोमेंट में भी नहीं होता। फिर देखो now second, general insurance. There are 3 types of general insurance: A, good transportation insurance; B, fire insurance; C, other forms of general insurance. तो देखो सबसे पहला A, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस, यानी जो भी गुड्स जिसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उसका भी इंश्योरेंस लिया जाता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन मोड्स का। तो वो देखो, when goods are transported from one place to the other there is a risk of full or partial loss damage। यानी जब भी कोई भी गुड्स या तो माल एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन के दरमियान ऐसा रिस्क होता है कि ये माल अगर जा रहा है तो वो पूरा का पूरा कोई रिस्क की वजह से डैमेज हो जाए या तो आधा। देयर आर इंश्योरेंस पॉलिसीज़ फॉर सच रिस्क, तो इसीलिए भी इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसे रिस्क के लिए बनाई गई है। वीच आर मराइन इंश्योरेंस, सेकंड एयर इंश्योरेंस एंड थर्ड रेलरोड इंश्योरेंस।
तो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस के अंदर भी 3 सब पार्ट्स है। उसमें सबसे पहला मराइन इंश्योरेंस, जो सबसे पुराना है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स थ्रू सी रूट इज़ वेरी इकोनॉमिकल बट इट इज़ रिस्की एंड स्लो। अब ट्रांसपोर्टेशन जो सी रूट से होता है ना गुड्स का, तो वो सबसे इकोनॉमिकल है, यानी बहुत फ्लेक्सिबल है, बट इट इज़ रिस्की एंड स्लो। पर उसके अंदर रिस्क भी है और दूसरा स्लो ट्रांसपोर्टेशन है। जैसे एयरवे से एकदम फास्ट ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, उस तरह से सी रूट से पॉसिबल नहीं है। In the 18th century, most of the international trade used to take place via sea route. 18th century के वक्त ज़्यादातर ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड जो होते थे वो ज़्यादातर सी रूट से ही किए जाते थे। Hence it is very ancient and widely used form of insurance. इसीलिए ये जो इंश्योरेंस है, मराइन इंश्योरेंस, वो सबसे पुराना है, क्योंकि पहले से लोग सी रूट से ट्रांसपोर्टेशन करते आए हैं, तो ये सबसे पुराना है। लॉयड्स ऑफ लंदन वॉज द फर्स्ट टू स्टार्ट मराइन इंश्योरेंस। इसको अंडरलाइन कर लेना कि सबसे पहले किसने मराइन इंश्योरेंस स्टार्ट किया, तो लॉयड्स ऑफ लंदन ने। दिस कंपनी हैज़ मेंटेन इट्स इमेज ऑफ लॉयल्टी फॉर मोर देन 325 ईयर्स। और इसकी इमेज, इसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी थी, तो इसीलिए वो बहुत लंबे वक्त तक रही, मोर देन 325 ईयर्स। सेकेंड, एयर इंश्योरेंस। विद द एडवेंट ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब कि 19th सेंचुरी के बिगनिंग से द मूवमेंट ऑफ गुड्स थ्रू एयर कमेंस्ड, यानी जो गुड्स के जो मूवमेंट से गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एयरवे से होना स्टार्ट हो गया, विच ऑल्सो लेड टू द बिगनिंग ऑफ एयर इंश्योरेंस। इसीलिए एयर इंश्योरेंस की भी रिक्वायरमेंट पड़ी। एयर ट्रांसपोर्टेशन इज़ टू कॉस्टली एंड रिस्की, पर एयर ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो बहुत महंगा होता है और रिस्क तो होता ही होता है। हैंस हाईली वैल्यूएबल एंड लाइट वेट गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय एयर। इसीलिए एयर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान बहुत लाइट वेट वाले गुड्स ही ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, या तो बहुत वैल्यूएबल गुड्स होते हैं वो। द प्रीमियम फॉर एयर इंश्योरेंस इज़ मच हायर देन मराइन एंड रेलरोड इंश्योरेंस। इसको अंडरलाइन कर लें कि सबसे ज़्यादा प्रीमियम किस में होता है, तो सबसे ज़्यादा प्रीमियम एयर ट्रांसपोर्टेशन में होता है, यानी एयर इंश्योरेंस में होता है। थर्ड, रेलरोड इंश्योरेंस। Land transit involves rail and road transit of goods. The most important form of risk involved in such transits are theft, dacoity, and damage to the products, etc. Insurance is a form of protection against such risk. Insurance ही रिस्क के प्रोटेक्शन के लिए तो लिया जाता है। तो रोड ट्रांसपोर्ट में, रेल रोड ट्रांसपोर्ट में किस तरह के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, तो थेफ्ट, चोरी हो जाना, डकैती, ठीक है, यानी डाकू जो आते हैं और ले जाते हैं, लूटफाट हो जानी, एंड उस तरह से डैमेजेस होते हैं हमारे गुड्स को। अब बी, फायर इंश्योरेंस। तो देखो स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, तो वो आपके पेज नंबर 13 पे दिए गए। तो टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में मेन 2 तरह के होते हैं। सबसे पहला लाइफ इंश्योरेंस एंड दूसरा जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि इंश्योरेंस लाइफ के लिए लिया जाता होगा। तो उसमें भी 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहला होल लाइफ इंश्योरेंस एंड दूसरा एंडोमेंट इंश्योरेंस। होल लाइफ इंश्योरेंस में पूरी ज़िंदगी का इंश्योरेंस लिया जाता है, यानी आप जब तक जियोगे तब तक का। और एंडोमेंट इंश्योरेंस टाइम पीरियड के हिसाब से होता है, जैसे कि अभी मैं 20 साल की हूँ, ठीक है, या तो 21 साल की, तो उसके बाद मेरे टाइम पीरियड्स के हिसाब से मैंने लिया इंश्योरेंस, यानी अब मैं 20 साल तक का लेती हूँ, यानी मैं 40 ईयर्स तक की हो जाऊँगी तब तक का मैंने लिया। तो मैं एंडोमेंट इंश्योरेंस में क्या करूँगी, 20 ईयर्स का मैंने इंश्योरेंस लिया, तो मैं 40 ईयर्स तक की जब तक हो जाऊँगी तब तक मैंने प्रीमियम्स पे किए होंगे। अगर 40 ईयर्स की मैं हो गई, उसके बाद ये जितने भी पैसे हो गए ना वो सारे मुझे वापस मिल जाएंगे। और अगर 40 ईयर्स के पहले भी अगर मैं मर जाती हूँ, यानी 35 ईयर्स में चलो मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं मर गई, तो 35 ईयर्स में भी मुझे वो सारे पैसे मिल जाएंगे। पर होल लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि आप जब तक जियोगे तब तक आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है, और अब जब मर जाओगे तभी आपको सारे पैसे मिलेंगे, वैसा होता है। पर एंडोमेंट इंश्योरेंस में इस तरह का होता है कि अगर मैंने 20 साल का लिया, अभी मैं 20 साल की और मैंने 20 साल का इंश्योरेंस लिया, तो मुझे 40 साल की जब मैं हो जाऊंगी तब मुझे वो सारे पैसे वापस मिल ही जाएंगे। पर अगर मैं उससे पहले मर जाती हूँ तभी भी मुझे वो सारे पैसे मिल जाएंगे, तो वो होता है। तो
अब देखो जनरल इंश्योरेंस। तो जनरल इंश्योरेंस के अंदर 3 तरह के सब पार्ट्स हैं। सबसे पहला गुड्स ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस, गुड्स के लिए जो इंश्योरेंस लिया जाता है ट्रांसपोर्टेशन में वो, तो उसमें भी मराइन इंश्योरेंस, एयर इंश्योरेंस एंड रेलरोड इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस होता है जो आग लगने का जो इंश्योरेंस लिया जाता है वो घर का भी हो सकता है, दुकान का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। फिर अदर जनरल इंश्योरेंस, अदर जनरल इंश्योरेंस के अंदर पूरी लंबी लिस्ट है कि इंश्योरेंस अगेंस्ट लॉस, हेल्थ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस अगेंस्ट थेफ्ट, ये सारे इंश्योरेंस जो अदर जनरल इंश्योरेंस वो हमें डिटेल में देखेंगे, वो हम ये आपका टेस्ट हो जाए उसके बाद देख लेंगे। देखो तो अब ये जो इंश्योरेंस है जो आपके बुक के अंदर डिटेल में दिया है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला लाइफ इंश्योरेंस, उसमें होल लाइफ इंश्योरेंस। तो आप समझ लो कि पूरी ज़िंदगी का इंश्योरेंस, आपको पूरी ज़िंदगी जब तक जियोगे तब तक आपको प्रीमियम पे करना बनता है, और जब आप मर जाओगे तब वो सारे पैसे आपको मिल जाएंगे। अब ये प्रीमियम कितना पे करना, वो इंश्योरेंस पॉलिसी अलग अलग रहती है कि आपको कितने पैसे वाली इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए, कि आपको 5 लाख वाली चाहिए, 15 लाख वाली चाहिए, 25 लाख वाली चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। When a person who is insured dies, यानी कोई पर्सन जिसका इंश्योरेंस लिया हुआ है और वो मर जाता है, the insurance company undertakes to pay a pre-decided sum as a compensation to the legal heir of the deceased according to the contract or an agreement. It is known as whole life insurance. यानी क्या कि जिसका जो पर्सन ने इंश्योरेंस लिया है अपनी लाइफ के लिए, अगर वो पर्सन मर जाता है तब इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी कि वो दोनों के बीच में जिस हिसाब से इंश्योरेंस पॉलिसी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो उतना पैसा उसके मर जाने के बाद वो लौटा देंगी। यानी प्री डिसाइडेड सम, यानी जो पहले कॉन्ट्रैक्ट के वक्त डिसाइड किया गया है उस हिसाब से वो पेमेंट कर देंगी। द इंश्योरर हैज़ टू पे पीरियडिक प्रीमियम विच इज़ टू बी पेड थ्रू आउट हिज लाइफ। तो इंश्योरर को क्या करना पड़ता है, अपनी पूरी ज़िंदगी के दौरान उसे पीरियडिक प्रीमियम्स पे करने पड़ते हैं। यानी वो भी डिसाइडेड होता है कि अगर आप 15 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो तो आपके कुछ परसेंटेज होता है कि आप हर महीने मतलब कि 4,000 5,000 उतना आपको पेमेंट करने का रहता है, एनुअली भी होता है। तो इस तरह से आपको पूरे मतलब कि पीरियडिक प्रीमियम्स आपको पे करने के बनते हैं पूरी ज़िंदगी के दौरान। Life is a precious and hence लाइफ इज़ प्रीशियस, यानी लाइफ क्या होती है, प्रीशियस होती है। लाइफ से ज़्यादा और कुछ प्रीशियस हो नहीं सकता, कोई गोल्ड की ज्वेलरी भी नहीं हो सकती जब लाइफ की बात आ जाती है। तो इधर लाइफ के लिए तो कोई ऐसी प्राइस डिसाइडेड होती नहीं है। अगर आप गोल्ड को बेचना चाहो तो उसकी प्राइस डिसाइड हो सकती है एक समय पे, पर इंसान की लाइफ की प्राइस कभी भी डिसाइड हो सकती नहीं है। एन इंश्योर डिसाइड्स द वैल्यू ऑफ हिज लाइफ एंड हिज कैपेसिटी टू पे प्रीमियम। पर लोग क्या करते हैं, अपनी खुद की लाइफ की क्या वैल्यू है वो अपनी जो मतलब कि फाइनेंशियल कंडीशन होती है उस हिसाब से डिसाइड करते हैं कि मैं इतना प्रीमियम पे कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। अपने जो भी फैमिली के एक्सपेंसेस होते हैं वो सब कुछ माइनस करके क्या मैं ये ज़्यादा प्रीमियम पे कर पाऊँगा, तो वो अपनी खुद की लिमिटेशंस को मेज़र करके अपनी पॉलिसीज़ लेते हैं। इन दिस केस द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी कैन नॉट बी अप्लाइड एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ एन इंश्योरी। अब देखो इधर आया कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इधर क्यों अप्लाई नहीं होता। तो इधर प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इसीलिए अप्लाई नहीं होता क्योंकि हम मेज़र नहीं कर सकते। यानी क्या हम ऐसा कहेंगे कि इंसान मर जाता है तो वो पूरा का पूरा ही मरता है, ऐसा तो ही ना होता है कि आधा मर जाएगा। वैसे ये चीज़ में अगर आपने मेडिक्लेम लिया होगा, मेडिकल इंश्योरेंस लिया होगा, तो आपको हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है तब आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत नहीं आती, यानी आपको उतना तो कंपेंसेशन मिल ही जाता है, तो आपकी सिक्योरिटी के लिए लिया जाता है। फिर देखो प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस, उसके अंदर तो ये इंश्योरेंस की थोड़ी हिस्ट्री है जो हमें पढ़नी ज़रूरी है। इंश्योरेंस वॉज इनिशिएटेड बाय प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया। इंडिया में प्राइवेट सेक्टर ने इंश्योरेंस का मतलब कि अस्तित्व किया, एस्टेब्लिश किया। As India was a British colony, many foreign insurance companies started insurance business in India. The British rule था, इसीलिए फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज थी जिन्होंने इंडिया के अंदर इंश्योरेंस का बिजनेस स्टार्ट किया। As they were blamed for practicing illegitimate, यानी क्या वो लोगों ने इलीगल तरीके से बिजनेस की प्रैक्टिसेस की, उसकी वजह से उनको ब्लेम किया गया। देखो अब नेक्स्ट पेज पे
फॉर प्रैक्टिसिंग एलिजिमिनेट बिजनेस प्रैक्टिसेस, यानी लॉ के अगेंस्ट जाके कुछ रूल्स होते हैं उनके अगेंस्ट जाके उन्होंने बिजनेस किया, इसीलिए उनको ब्लेम किया गया। ऑन 19 जनवरी 1956 थ्रू एन ऑर्डिनेंस लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस वॉज नेशनलाइज्ड एंड द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वॉज सेटअप। इसके नीचे अंडरलाइन कर लो कि जब 19 जनवरी 1956 से लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस जो था वो नेशनलाइज हो गया, यानी जब प्राइवेट था तो प्राइवेटाइजेशन से अब नेशनलाइज हो गया। दस द मोनोपोली ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वॉज एस्टेब्लिश, इसीलिए अब उसकी मोनोपोली हो गई। जनरल इंश्योरेंस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स इन इंडिया, और जनरल इंश्योरेंस जो था वो भी ब्रिटिशर्स ने ही इंट्रोड्यूस किया इंडिया के अंदर। पीरियडिकल कंट्रोल्स वेर इम्पोज्ड ऑन जनरल इंश्योरेंस एज वेल एंड इट हैज़ कंटिन्यूड आफ्टर इंडिपेंडेंस, और उसके ऊपर पीरियडिकल कंट्रोल्स होते हैं, आपको पता है कि उस पर आपको टाइम पीरियड्स के इंस्टॉलमेंट्स होते हैं। On 1st January 1973, the General Insurance business was nationalized on the basis of General Insurance Business Act of 1972. इसके नीचे भी अंडरलाइन कर लो कि लाइफ इंश्योरेंस कब नेशनलाइज हुआ, तो 19 जनवरी 1956 में, और जनरल इंश्योरेंस कब, तो 1 जनवरी 1973 में अंडर एक्ट ऑफ 1972. To analyze and appraise the working of insurance sector, a committee was appointed. फिर एक कमेटी की ज़रूरत पड़ी, क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर का बिजनेस को बढ़ाने के लिए, यानी इंक्रीज़ करने के लिए, उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए एक कमेटी की ज़रूरत पड़ी, तो बिजनेस के अंदर ताकि प्रोग्रेस हो सके। It recommended the joint business by foreign insurance company with Indian counterparts. इसीलिए क्या किया, वो कमेटी ने ऐसा सोचा कि चलो हम हाथ मिला लेते हैं फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज के साथ, जिससे हमारा जो बिजनेस है वो बढ़ जाए। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी वॉज सेटअप इन 1999 टू सपोर्ट इट, इसीलिए IRDA को फॉर्म किया गया। IRDA सबसे मेन है इंश्योरेंस के अंदर। IRDA होता क्या है, तो वो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो वो 1999 में सेटअप हुआ। जैसे बैंक्स को, सारी जितने भी बैंक्स होती है, वो बैंक्स का फादर कौन होता है, तो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो RBI जो है वो बैंकर्स की बैंक कही जाती है। उसी तरह से जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है उन सब का हेड कौन है, तो IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। This is a supreme autonomous and legal institution which manages the regularity and development activities in the field of insurance. तो इसका काम क्या है, तो इसका काम वही है कि मैनेज करो आप अपने इंश्योरेंस सेक्टर को, यानी जो फील्ड है इंश्योरेंस की उसके डेवलपमेंट के बारे में सोचना। IRDA Act of 1999 has opened the doors of insurance sector to private insurance companies and to foreign insurance companies to the extent of 26%, which was raised to 49% 2015. अब देखो, पहले प्राइवेटाइजेशन ही था इंश्योरेंस, पहले ब्रिटिश रूल के अंदर था, तब प्राइवेटाइजेशन था। उसके बाद क्या हुआ, नेशनलाइज हुआ, लाइफ इंश्योरेंस भी और जनरल इंश्योरेंस भी। अब देखो IRDA जो है उसने क्या किया, उसने फॉरेन कंपनीज़ के साथ भी हाथ मिलाया और प्राइवेट कंपनीज़ के साथ भी हाथ मिलाया। क्यों? क्योंकि उसको अब इंश्योरेंस सेक्टर जो था उसका डेवलपमेंट उसको ज़्यादा करना था। तो क्या किया, तो देखो, तो उसने रेशियो बढ़ा दिया। उसने 26% तक की लिमिट थी पहले फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी के साथ, वो उसने बढ़ा के कर दी 49% 2015 के अंदर। सो फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी कैन इन्वेस्ट डायरेक्टली इन द इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज अप टू 49%। इसीलिए अब फॉरेन कंपनीज 49% तक इन्वेस्ट कर सकती हैं इंडियन कंपनीज के अंदर। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IRDA आर, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं IRDA के, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला, पॉलिसी होल्डर गेट्स मोर चॉइस, यानी कस्टमर्स यानी इंश्योरर जो पॉलिसी लेने जाता है वो लोग, तो उनको ज़्यादा चॉइसेस मिले, वो उसको ध्यान में रखना पड़ता है। सेकंड, promote healthy competition amongst the various insurance companies which can improve the services with the lower premium। दूसरा IRDA का काम है जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज है वो सबके बीच में कंपटीशन करवाना, तो उससे क्या होगा कि वो लोग अपने कस्टमर्स को सर्विसेज बेहतर दे, वो भी कम प्रीमियम पे।
उस तरह से वो कंपटीशन करवाता है हर एक इंश्योरेंस कंपनीज़ के बीच में। आपने अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज़ के नाम सुने होंगे, जैसे बजाज एलियंस होता है, बिरला होता है, ठीक है, रिलायंस होता है, तो ये सारी इंश्योरेंस कंपनीज है। थर्ड, मोबाइलाइज मोर रिसोर्स फॉर द इकोनॉमी। फिर इससे क्या होगा, अगर हर एक चीज़ के इंश्योरेंस बनने लगेंगे ना, जैसे कि गाड़ी का, मकान का, दुकान का, ठीक है, ये एयर ट्रांसपोर्टेशन, मराइन ट्रांसपोर्टेशन, तो अगर अलग अलग तरह के इंश्योरेंस होंगे तो उससे क्या होगा, जो भी रिसोर्सेज होंगे ना, तो लोग उसको खरीदने से मतलब कि खरीदने से बिल्कुल भी अचकाएंगे नहीं, ठीक है, वो खरीदेंगे, तो लोग बेफिक्र होके खरीदेंगे और अपना बिजनेस भी कर पाएंगे। फोर्थ, टू ब्रिंग सेल्फ डिसिप्लिन अमॉन्ग द इंश्योरेंस कंपनीज। फिर इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन लाना कि आप अपने काम पे ध्यान दो, और कंपटीशन है तो उसमें से आपको एकदम कम रेट पे बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करने का सोचो। फिफ्थ, टू क्रिएट ए मैकेनिज्म फॉर कंप्लेंट रिड्रेसल एट्सेट्रा। फिर ये में कि अगर कोई भी कस्टमर को यानी इंश्योरर को कोई भी तरह की गड़बड़ हो जाए, कोई भी कंप्लेंट हो, तो वो कहाँ पे जाके कहेगा, तो उसके लिए एक बेहतर रिलायबल कमेटी को बिठाओ कि जो आपके बारे में सुने और आपको जस्टिसेबल रिजल्ट्स आपको दें।